फोटो की तरह. So today we will be talking about fundamentals of Section 138 Negotiable Instrument Act. First of all, I'll give a brief introduction. What is the purpose of the Act? So Negotiable Instrument Act, it regulates various sorts of negotiable instruments like promissory notes, bills of exchange and checks. Section 138 to Section 148 Section 138 to Section 148 deals with the various provisions of the dishonor of check, the process and everything. So the main objective of introducing Section 138 NI Act was to incentivize the trend of use of the checks to increase the credibility of the check. Okay? Means what the people used to do was that they used to issue the checks and those got dishonored. पहले कोई अगर फ्रेमवर्क नहीं होगा तो लोग हमेशा यही करेंगे, तो उससे क्या होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, बैड डेट्स इंक्रीज होंगे. तो हाउ डू वी कर्ब दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ दैट 138 वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो कुछ बेसिक सेक्शंस हैं पहले जो हम लोग रेफर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले व्हाट इज अ चेक. सेक्शन 6 of the act says that a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes electronic image of a truncated check and a check in electronic form. मतलब अब तो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी आ गए, तो इट इंक्लूड्स ऑल दैट. सो अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब शायद सबको ही पता है कि वो लेनी देनी में दे सकते हैं. आई कैन गिव इट टू शौर्य. I have drawn it in Shaurya's name, but I have not made it account pay. उसके बहुत सारे होते हैं कि अकाउंट पे ही है और सब, और उसमें लिखा होता है धारक को या बियरर, तो फिर बियरर ऑफ द चेक. तो इफ आई एम नॉट मेकिंग इट एज अकाउंट पे, देन शौर्य कैन एंडोर्स इट टू तरुण, एंड देन तरुण विल बिकम द होल्डर इन ड्यू कोर्स. ठीक है, मैंने उसके नाम पे चेक नहीं किया, पर एंड अल्टीमेटली तरुण के पास आया, तो तरुण विल बिकम द होल्डर इन ड्यू कोर्स. सेक्शन है फिर सेक्शन 7. सेक्शन 7 कहता है ड्रॉअर और ड्रॉई. व्हाट इज अ ड्रॉअर? ड्रॉअर इज जिसने चेक बनाया है. ठीक है ना, तो हु इज ड्रॉइंग इज द ड्रॉअर, और जो जिसके नाम पे बनाया है वो ड्रॉई है. इट कैन बी पेई एज वेल, पर ड्रॉई जो होता है वो पेई हो हर बार, वो जरूरी नहीं है. अगर मैंने शौर्य के नाम पे बनाया तो शौर्य इज द ड्रॉई, बट देन यू बिकम द पेई. I am paying to you, so you will become pay. Then holder. Holder of a promissory note, bill of exchange or check means any person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount thereunder from the parties thereto. मतलब जो होल्ड कर रहा है चेक वो होल्डर हो गया. ठीक है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स वही हो गया जो अल्टीमेटली होल्डर है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं. सो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर. टू ऑर्डर और टू बियरर मतलब, टू ऑर्डर मतलब वही हो गया कि या तो वो अकाउंट पे ही चेक है या इंडोर्स चेक है, या फिर बियरर मतलब जिसके हाथ में है. ठीक है, उसका नाम चाहे हो नहीं हो. So most of the times it is advised that you cross out the check so that ultimately अगर आपका चेक कभी खो जाता है तो कोई भी लेके ना चला जाए. तो if you cross it out then it will go only to the account of the person which is mentioned, जिसमें पीछे हम लोग अकाउंट नेम लिखते हैं. ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था. अब 138 पे आते हैं.
So what are the ingredients to constitute an offence under section 138? Jay, what are the ingredients to constitute an offence under section 138? Check bouncing. Check bouncing. Or The check is issued for a legal liability. Legally owed debt बोलते हैं जिसको. Owned debt. लीगली owed debt क्या है? बिना डेट कोई अगर डेट नहीं एग्जिस्ट करता तो 138 का केस नहीं बनेगा. अगर वो जो डेट एग्जिस्ट करता है वो लीगल नहीं है तो फिर 138 का केस नहीं बनेगा. आपने सट्टा खेल लिया, सट्टा खेलना इज नॉट लीगल, तो उसका कोई डेट रिकवर करने के लिए 138 का कर रहा है तो नहीं होता. तभी वो तरुण माथुर वाले केस में हमारे को वो जो क्या था तो उसको क्या बोलते हैं, चिट वाला जो है, चिट फंड वाला, वो इसीलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि वो इट इज नॉट लीगल. ठीक है. इंग्रेडिएंट जिससे ऑफेंस कंस्टिट्यूट होता है 138 का, अगर लीगली वो डेट नहीं है तो फिर नहीं होगा कोई केस. अब इसके अलावा क्या चीजें होती हैं? दूसरा होता है लीगली ओड डेट है. दूसरा these are the ingredients that we have to see before filing 138 cases. ठीक है. The check is presented within 3 months. वैसे चेक की वैलिडिटी 6 महीने होती है, पर आजकल वो ये 3 महीने का कॉन्सेप्ट आ गया है कि 3 महीने में आपको करना होता है. तो अगर चेक जो है 3 महीने फ्रॉम इट्स डेट ऑफ ड्रॉइंग, तो उससे आपको 3 महीने में प्रेजेंट करना होता है तो ही वो वैलिड माना जाता है. तीसरा चेक Within 3 months from what 3 date? months From of the issue of date of issue. Date of issue. डेट अगर उसमें पीडीसी है तो पीडीसी के हिसाब से 3 मंथ्स देखेंगे ना, हाँ, है ना. अगर 4 तारीख को इशू तो 4 से 3 महीना, 4 से 3 महीना. Point is that the check returns unpaid. Check return unpaid मतलब डिसऑनर हो गया. अब हाउ कैन इट रिटर्न अनपेड? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. एक हो सकता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, एक हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच, एक हो सकता है अकाउंट क्लोज, और बहुत सारी चीजें हो सकती है. वो लिस्ट है इसके अंदर, तो उसमें देख सकते हैं. फॉर एवरीथिंग इट विल बी इंक्लूडेड. पहले ये होता था कि अकाउंट मिसमैच्ड है तो उसमें नहीं होगा 138 का केस, पर अब उसमें भी होने लग गया है 138 का केस. एंड द कोर्ट सेज कि आपका जब जैसे ही फॉर वट एवर रीजन अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो आप 138 का केस डाल सकते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद चेक डिसऑनर हुआ, 30 दिन में आपको लीगल नोटिस भेजना है. यूजुअली बाकी केसेस में जैसे हमारा रिकवरी सूट होता है किसी में, लीगल नोटिस इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज एडवाइज्ड. इसके अंदर लीगल नोटिस इज कंपल्सरी एंड द लीगल नोटिस हैज टू गिव 15 days To reply. पेमेंट और रिप्लाई 15 डेज के अंदर. लीगल नोटिस इशू हुआ, उसके 15 दिन में आपको पेमेंट आनी चाहिए. रिप्लाई आ गया पर पेमेंट नहीं आई, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस. ठीक है. आप या तो 15 दिन में पेमेंट कर दो तो ऑफेंस नहीं होगा, नहीं किया तो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं विद द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट. और ये कंप्लेंट कितने दिन में फाइल होगी? 30 days फ्रॉम एक्सपायरी
ऑफ 15 डेज। जो ये 15 दिन एक्सपायर होंगे, इससे 30 दिन में आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। नहीं किया तो इसकी कॉन्डोनेशन यूजुअली नहीं होती है, पर अगर आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाओगे, सो इट विल बी कॉन्डोन्ड ओनली आफ्टर द अपोजिट पार्टी हैज अपीयर्ड और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स जो आपको 130, आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप क्या क्या देखोगे, ये चीजें करोगे। पहले आप ये देखोगे ये 3 चीजें, फिर उसके बाद लीगल नोटिस इशू करोगे, फिर उसके बाद 15 दिन वेट करोगे, फिर उसके बाद कंप्लेंट फाइल करोगे। और ये 30 डेज फ्रॉम डिसऑनर है। जैसे अगर बैंक से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, जिस टाइम हमें रिसीव हुई वहां से 30 की बैंक की जो डेटेड वो मेमो होता है, आपको तो वैसे मैसेज आजकल तो सब ऑनलाइन आ जाता है मैसेज, हाँ, तो वो अभी अगर दिन ही आ जाता इंफॉर्मेशन है किसी भी usually। तरीके से आ गई, हाँ, जैसे ही आपको इंटीमेशन आ जाएगी वहां से 30 डेज। अभी कोविड टाइम था तो उस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेशन लागू थी, तो उसमें हम लोग लेट कर रहे थे, पर अब वो रेगुलेशन खत्म हो चुकी है और हमको टाइम पे फाइल करना होता है। इसकी जो कंप्लायंसेस हैं, टाइमलाइंस है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका 138 का केस मेंटेनेबल नहीं होगा। चेक का टाइम पीरियड ऐसे 6 मंथ्स होता है ना? 6 मंथ्स होता है, पर वो शायद सेबी की गाइडलाइंस ही है, सेबी नहीं सॉरी आरबीआई की 3 मंथ्स उसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर नहीं है तो 6 मंथ्स जो है वैलिडिटी, नहीं तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ जो भी आपकी डेट लिखी हुई है उसमें चेक में। मतलब वो तो फिर 3 मंथ्स ही हो गए ना, 6 मंथ्स तो। हाँ, तभी इसलिए हम लोग 3 मंथ्स पे चलते हैं। ठीक है, अब केसेस कहाँ जाते हैं? सो इट गोज टू द मैजिस्ट्रेट, जिस जुरिस्डिक्शन में वो बैंक अकाउंट है जहाँ पे कि चेक डिसऑनर हुआ है। मतलब अगर मेरा चेक है, मैंने शौर्य को दिया, तो शौर्य जहाँ अकाउंट मेंटेन करता है वहां पे उस जुरिस्डिक्शन में जो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहां पे केस फाइल होगा। ठीक है, एक ही जुरिस्डिक्शन है। एक ही जुरिस्डिक्शन एक ही है। jurisdiction। पहले पहले 2 दो होती थी। थी, और दूसरी जो जुरिस्डिक्शन है वो यूजुअली चलती नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि पेई ने कहाँ पे डिपॉजिट किया, अब अदरवाइज देन ऑफ अकाउंट। चाहे अकाउंट इसका गाजियाबाद का है, लेकिन अगर न्यू दिल्ली का अकाउंट में इसने करा है तो वो नहीं चलेगा, नहीं गाजियाबाद का ही चलेगा, चलेगा। गाजियाबाद में चलेगा। तो इसलिए वो होता है कि अदरवाइज देन ऑफ अकाउंट कहाँ पे किया है, और तो उसका वो बहुत डिफिकल्ट है, वो यही रहता है यूजुअली कि वो अपने space उसको पे वो करना। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रिजम्पशंस हैं। प्रिजम्पशंस अब पहले एक चीज है कि 138 क्वासी क्रिमिनल होता है। ठीक है, इट हैज क्रिमिनल एलिमेंट्स एज वेल एज सिविल एलिमेंट्स। यूजुअली उसको कोर्ट जो है इतना लीनियंट व्यू लेती है, जो कि यूजुअली क्रिमिनल केसेस में नहीं लिया जाता, पर उसको क्रिमिनल नेचर इसलिए दे रखा है ताकि लोग डरे, नहीं तो लोग डरेंगे नहीं तो पेमेंट करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं। पहली बात, एक क्रिमिनल केस में द ओनस इज ऑलवेज ऑन द कंप्लेनेंट। ठीक है, कि कंप्लेनेंट के ऊपर ओनस है टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं होता। दिस इज द ओनली केस वेयर दिस प्रिजम्पशन इज नॉट बिकॉज ऑफ सेक्शन 139। सेक्शन 139 कहता है कि होल्डर ऑफ चेक जो होल्डर ऑफ द चेक है, he has a presumption in his favor। जैसे ही चेक बाउंस हुआ, उसकी लायबिलिटी बस ये है दिखाना कि मेरा एक लीगली ओड डेट था और वो डेट रीपे नहीं हुआ बिकॉज वो चेक बाउंस हो गया। दीज थिंग्स आर टू बी प्रूव्ड। और वो फिर वो 138 का जो भी वो पोर्शन है, वो अगर उसने वो प्रूव कर दिया, उसकी बस इतनी ही लायबिलिटी है। he has to prove nothing else। here the onus is on the accused। Now, what is the difference between Tarun, जी what is the difference between an onus of proof and burden of proof? कोई और बता सकता है? मैम बर्डन ऑफ प्रूफ्स डिपेंड्स इन यूजुअली इन क्रिमिनल केस is on the
is on the complainant, and the onus different to the situation. कि जैसे कि अगर एक्यूज ने अगर किसी डॉक्यूमेंट की लाइबिलिटी अगर उस पर शो कर दी तो फिर वो ओनस फिर वो उसके ऊपर आ जाएगा, तो ये शिफ्ट होता रहता है। सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो फिक्स्ड रहता है, इट इज अपॉन द पर्सन, ये ऐसे जो प्लेंटिफ बोला है वो नहीं है, इट इज अपॉन द पर्सन मेकिंग द क्लेम। ठीक है, और ओनस जो होता है इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ये है अब एक डॉक्यूमेंट योर कोर्ट, हाँ, अब एक डॉक्यूमेंट जो है इस 138 केस के हिसाब से हम जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट इज अपॉन द अक्यूज्ड। ठीक है, अब अक्यूज ने ये कर दिया कि मेरा कोई लीगली अपडेट नहीं था, सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है। ठीक है ना, तो इसने ये प्रूव कर दिया। नाउ द ओनस शिफ्ट्स ऑन द कंप्लेनेंट टू प्रूव कि नहीं लीगली अपडेट था। सो द ओनस कीप्स ऑन शिफ्टिंग डिपेंडिंग अपॉन हु हैज टू प्रूव, और बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द सेम पर्सन हु इज मेकिंग द क्लेम। ठीक है, पर 138 केस में जैसे मैंने बोला ये चीज नहीं होती है। 138 केस में आपको कंप्लेनेंट को कुछ नहीं प्रूव करना होता, द बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द, जैसे कि मैंने कहा, द बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, अब इसमें 139 सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। 139 section says, it shall be presumed unless the contrary is proved that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। ठीक है, तो ये presumption है और ये presumption हमेशा रहेगी। Now it is upon the complainant to prove कि कोई debt था नहीं। ठीक है, फिर एक प्रिजम्पशन होती है अंडर सेक्शन 118। प्रिजम्पशन एज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, रीड करके बता देती हूँ। Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made। ठीक है, of consideration। तो फर्स्ट हो गया कंसिडरेशन को लेके। तो कंसिडरेशन को लेके क्या कहता है, that every negotiable instrument was made or drawn for a consideration, and that every such instrument, when it shall be accepted, endorsed, negotiated or transferred, was accepted, endorsed or negotiated or transferred for a consideration। मतलब consideration exist करती है। फिर उसके बाद as to date, डेट के लिए क्या कहता है, that every negotiable instrument bearing a date was made and drawn on such date। जो हम लोग पीडीसी को करते हैं, कई बार क्या होता है हम लोग डेट डालते ही नहीं है, वो भी गलत है। तो अब डेट डाल के दो कहा जाता है। ठीक है, तो वो अगर डेट लिखी है तो उसी दिन का माना जाएगा, उससे पहले चाहे आपने बना के दे दिया। एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date or before its maturity। मतलब अगर मैंने 1 तारीख का डेट का चेक बनाया तो 1 तारीख से बाद में एक्सेप्ट हुआ है, या फिर अगर वो 6 तारीख को एक्सपायर हो रहा है तो 6 तारीख से पहले मैंने एक्सेप्ट किया है, तो वो उसकी प्रिजम्पशन होती है।
as to time of transfer. वही कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में आपको ट्रांसफर किया गया है. फिर एज टू एंडोर्समेंट है, वो इसमें एप्लीकेबल है नहीं. एज टू स्टैम्प्स, वो भी इसमें एप्लीकेबल है नहीं. एज टू होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस क्या होता है? होल्डर कोई भी हो सकता है. होल्डर इन ड्यू कोर्स इज लीगल होल्डर. मैंने शौर्य को चेक दिया तो शौर्य इज अ होल्डर. इसने चोरी कर दिया तो ही इज नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स. ठीक है ना? ड्यू कोर्स मतलब इट इज लीगली ऑब्टेन्ड. तो ये प्रिजम्पशंस है. इट इज मोस्टली इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट. अगर आप इसको, इट इज रेड इन कंजंक्शन विद सेक्शन 139. तो अगर किसी को टाइम बाद चेक मिला हो, मतलब 3 months के बाद मिला हो, तो फिर- नॉट अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट. तो मतलब वो नहीं नहीं एक्सेप्ट कर सकते. वो आपको देखना पड़ता है. तभी बोलते हैं कि आप चेक लेते हो बहुत ध्यान से लो कि उसका टाइम सही है, उसमें सिग्नेचर सही है, प्रॉपर तरीके से भरा हुआ है, सब Overwriting कुछ. नहीं है. हाँ, ओवर राइटिंग नहीं है, क्रॉसिंग आउट नहीं है, उसमें वो अकाउंट पे ही है प्रॉपर तरीके से. अगर वो एंडोर्स किया गया है तो उसमें प्रॉपर एंडोर्समेंट है पीछे. सो ये सब चीजें आपको देख के चलनी पड़ती हैं. अब 138 का केस चलता कैसे? Procedure. आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा ये मेरे पास चेक है, ये चेक बाउंस कर गया, अब मुझे केस फाइल करना है. तो आप क्या चीज देखोगे? वही सब चीजें देखोगे. सबसे पहले आप देखोगे कि चेक जो है वो लीगल लायबिलिटी है या नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद आप देखोगे रिटर्न मेमो. आप देखोगे ओरिजिनल चेक. Validity. यही चीजें आपको वो दे सकता है क्लाइंट. उसके आगे आपको बनाना है. आप ये देखोगे कि उसकी लायबिलिटी लीगल है या नहीं है. आप ये देखोगे चेक वैलिड है या नहीं है. फिर आप ये देखोगे डिसऑनर हुए कितना टाइम हो गया. फिर उसके बाद आप इशू करोगे. सबसे फर्स्ट स्टेप होएगा लीगल नोटिस. सो जब लीगल नोटिस इशू करते हो, इट इज नॉट एज एक्सटेंसिव as a demand notice in IBC. It is not as extensive as a notice जो हम लोग रिकवरी का डालते हैं. पर उसके अंदर ये चीजें 4 मेंशन होनी चाहिए. क्या क्या मेंशन होना चाहिए? कि लीगल लायबिलिटी थी आपकी, आपने उस लायबिलिटी को अपनी खत्म करने के लिए चेक इशू किया, चेक अमाउंट, चेक नंबर, डेटेड, बैंक. ये फर्स्ट आपके वो हो जाएगा कि आपने, आपकी इतनी लायबिलिटी बनती थी, उसके अगेंस्ट आपने इतना चेक इशू किया, ये चेक का नंबर था, ये डेट थी, ये आपका बैंक था. ठीक है. फिर दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, डिपॉजिट कराया, कौन से बैंक में कराया, Please. कब कराया, डिसऑनर कब हुआ. ठीक है. फिर तीसरी चीज होती है कि नोटिसी लायबिलिटी. ये आती है इन केस ऑफ कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप. कि नोटिसी की लायबिलिटी कैसे मिलती है? क्योंकि कोर्ट कहता है कि अगर कंपनी है, एलएलपी और पार्टनरशिप को भी छोड़ देते हैं, अगर कंपनी है तो हर डायरेक्टर लायबल नहीं होगा. जिसने चेक साइन किया वो तो लायबल होगा, पर अगर लीगल नोटिस में ये नहीं लिखा कि बाकी डायरेक्टर किस तरीके से लायबल है, हाउ दे वर इन्वॉल्व, तो फिर वो लायबल नहीं होंगे. अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये पर्सन जो है वो मैनेजिंग करता था, ये पर्सन ने चेक इशू किया, ये पर्सन भी मौजूद था, तो फिर उनकी लायबिलिटी बन जाएगी. सो यू हैव टू मेक अ स्पेसिफिक एवर्जन एज टू ईच ऑफ द डायरेक्टर्स दैट यू आर कीपिंग, ईच ऑफ द पार्टनर्स दैट यू आर कीपिंग इन द नोटिस.
पार्टनर्स का यूजुअली नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अमाउंट, तो इसलिए वो चीज रह जाती है, इसलिए कंपनी के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज मेंशन होती है। फिर नोटिस की लायबिलिटी चौथी होती है, इसमें जो पॉइंट हमारे को दिमाग में रखना होता है, इंटरेस्ट मेंशन नहीं करना होता। एक बहुत सिंपल फॉर्मेट रहता है, ये टू ये पर्सन, ये हमारी लायबिलिटी थी, आप 15 दिन में रीपे कीजिए, नहीं तो हम आपके लीगल कोर्स एक्शन केस करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका लीगल नोटिस का। जैसे इंटरेस्ट ही मेंशन नहीं करते हैं, पर ऐसे लिख सकते हैं कि अंटिल पेमेंट आप 18% या जो भी हम, नहीं, 138 के केस में हम लोग इंटरेस्ट नहीं मेंशन और करते। मिलता ही नहीं कभी इंटरेस्ट। नहीं, 138 में नहीं। जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उतने बस वो वही। उसका, क्योंकि उसमें वहां पे लायबिलिटी दे रखी है ना, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, तो वो इंटरेस्ट मानना होगा। ठीक है, किसी अग्रीमेंट में मतलब ऐसे लिखा हो कि इतने 138 का एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। 138 अलग है, एग्रीमेंट अलग है। एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए आपके पास सिविल लायबिलिटी सिविल सूट्स हैं। आपको अगर आप चेक के अगेंस्ट जा रहे हो, आप किसी एग्रीमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। नहीं जैसे उसमें लिखा है Irrespective. इसमें पेमेंट करनी है, नहीं तो 18% इंटरेस्ट। वो तो मैं नहीं रिकवरी सूट अलग डाल वो रिकवरी सूट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, व्हाटएवर एग्रीमेंट, व्हाटएवर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, 138 का केस उससे बहुत हटके होता है। 138 का केस बहुत सिंपली इस तरीके से ही चलेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। 138 का मैटर अट्रैक्ट जब ही करेगा जब चेक बाउंस हुआ है, उसके बाद एग्रीमेंट्स पे कोई मतलब ही नहीं। फिर आपके 15 दिन पूरे हो गए, 30 दिन में आपने कंप्लेंट फाइल कर दी। अब कंप्लेंट फाइल करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें आप लोग मेंशन करोगे कंप्लेंट में। कंप्लेंट में कोई ज्यादा कहानी नहीं लिखनी होती कैसे आपका डेट आया, पर आप लिखोगे तो उससे आपका वो जो लीगली डेट वाला पोर्शन है वो आपका रहेगा। पर यूजुअली आपके हाथ में प्रिजम्पशन होती है, तो एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हो, बहुत डिटेल्ड देने की जरूरत नहीं है। अब कंप्लेंट फाइल होगी तो उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी कुछ लगने होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। एक हो गया ओरिजिनल चेक, दूसरा हो गया उसका रिटर्न मेमो, तीसरा हो गया उसकी डिपॉजिट स्लिप अगर अवेलेबल है तो, फिर उसके बाद लीगल नोटिस, फिर रिप्लाई इफ एनी। मैम लीगल नोटिस की रिसीट इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट इज ऑब्वियस एंड अंडरस्टूड। एक चीज तो- और कंप्लेंट में जुरिसडिक्शन, वो तो उसमें आ गया ना, ड्राफ्टिंग का पार्ट हो गया। अनेक्स्टर्स की बात हो गई। तो ये चीजें आपको अटैच करनी ही करनी है, मतलब जैसे कि डिपॉजिट स्लिप अगर अवेलेबल है तो, और अगर रिप्लाई आया है तो वो अगर वो लगाना ही लगाना है। बट ये 1, 2 and 4 दीज आर कंपल्सरी। ठीक है, इसको आप डिस्पेंस नहीं कर सकते। अगर आपने ये नहीं लगाया तो 138 का केस आपका बनेगा नहीं। बाकी आपको यही सारी चीजें लिखनी है इसके अंदर। उसके अंदर एडिशन आपको ये करना है कि हमने नोटिस भेजा, नोटिस जो है वो उनको 15 दिन में रिसीव हुआ। हाँ, नोटिस उनको ड्यूली रिसीव हुआ और उन्होंने 15 दिन में पेमेंट नहीं करी। ठीक है, अब कंप्लेंट फाइल होगी, उसके बाद क्या होगा? रीसमरी प्लीज ओपनिंग एविडेंस। पीएससी कंप्लेंट फाइल होने के बाद थर्ड स्टेप रहता है प्री समनिंग एविडेंस। वन 138 की जो प्रोसीडिंग्स रहती हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स रहती हैं। ठीक है, समरी प्रोसीडिंग्स मतलब समरी ट्राई होगा 6 महीने में खत्म होना केस। तो उसके लिए प्री समनिंग एविडेंस हम लोग पहले ही कर लेते हैं। प्री समनिंग एविडेंस का मतलब ये होता है कि अब कंप्लेनेंट अपनी एविडेंस साथ में देगा। हम लोग कंप्लेंट जब फाइल करते हैं उसके साथ साथ अपना प्री समनिंग एफिडेविट भी देते हैं, एविडेंस एफिडेविट बोलते हैं इसको।
ठीक है, तो वो साथ साथ में प्री समनिंग एविडेंस हो जाता है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होते हैं, जो ये 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो एक प्रिलिमिनरली उसका होता है कि जो आपने ऑलरेडी अपने साथ लगा देते हो तो कुछ नहीं होता, वो उसको रिकॉर्ड पे ले लेते हैं, उसको एविडेंस मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद आपका प्री समनिंग एविडेंस हो गया। प्री समनिंग एविडेंस के बाद व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्री समनिंग एविडेंस? ये देखो, ट्रायल जब चलता है तो उसमें 3 टाइप के एविडेंसेस होते हैं, प्री समनिंग, पोस्ट समनिंग, पोस्ट एंड ड्यूरिंग द ट्रायल, 3 टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर प्री समनिंग एविडेंस पहले ही कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट एफिडेविट, तो वो उसमें टाइम नहीं लगता, बिकॉज इट हैज टू बी ट्राइड इन 6 मंथ्स। तो प्री समनिंग एविडेंस के बाद होता है नोटिस। ये होता क्या है? प्री समनिंग एविडेंस मतलब जो हमने मतलब- डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे हैं कोर्ट, मतलब अपनी कंप्लेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं उसको एग्जिबिट करते हैं, ये बताते हुए कि ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है, करेक्टनेस उसकी शो होती है उसमें एक कि तो हमने करेक्टनेस शो होती है, दूसरा ये होता है कि वट एवर द केस इज दैट द केस हैज बीन मेड आउट, मतलब कि वो correct- ट्रायल करने के लिए आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, बिकॉज प्रिलिमिनरली मैंने अपना जो ओनस है वो सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, तो ओनस डिस्चार्ज करने के लिए वो प्री समनिंग एविडेंस होता है। प्री समनिंग एविडेंस के बाद होता है समन्स। पार्टी को बुलाया जाता है नोटिस देके, पार्टी आती है, accused अक्यूज आता है। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो अक्यूज आएगा या नहीं आएगा, या एग्जामिनेशन नहीं करवाएगा, या नहीं आएगा। अब नहीं आता तो क्या ऑप्शन रहता है? जय नहीं, अब हमें दोबारा एक बार समन दिया जाता है। फिर नहीं आया, 3 समन होते हैं, नहीं आया, जिसमें से ना इसमें एक्सपर्ट नहीं होता। बेल इसमें सबसे पहले तो हाँ वारंट इशू, बेलेबल वारंट इशू होता है। बेलेबल वारंट मतलब आप आओ, बेल कराओ, अपनी श्योरिटी लगवाओ, ठीक है, आगे प्रोसीड करो ट्रायल में। फिर नहीं आता, बेलेबल वारंट इशू हो गया, नहीं आया, NBW तो एनबीडब्ल्यू हो जाता है। नॉन बेलेबल वारंट। ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट मतलब आपको पुलिस पकड़ के लेके आएगी। आप आए, आपने नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल करवाए, आपका प्रोसीड कर जाएगा आगे। फिर मतलब हाँ अब आप नॉन अवेलेबल वारंट होने पे भी नहीं आए प्रोक्लेम तो क्या होगा? PO तो पीओ हो जाएगा। पीओ इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब वो लोग भगोड़ा घोषित कर रहे हैं अब आपको। ठीक है, सारे न्यूज़पेपर में छपेगा कि ये पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। सेक्शन 89 है, सेक्शन 89 सीआरपीसी कहता है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस लगाएंगे। अगर तुम कोई भी न्यूज़पेपर खोलोगे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें तो छोटा छोटा आता है कि ये सेक्शन 89 में इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, और अगर ये 3 दिन में नहीं अपीयर करता है तो इसके सारे प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बाद नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टीज अटैच होती हैं। फिर उसको एक मौका दिया जाता है अपीयर होने के लिए। ये बहुत सबसे ज्यादा डेंजरस स्टेज है। ठीक है, 6 months। हाँ, फिर अगर प्रॉपर्टीज अटैच होने के बाद भी नहीं आया तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के आपको कंपनसेशन मिल जाता है। ठीक है, यूजुअली इतने स्टेज तक वो लोग आ जाते हैं। नॉन अवेलेबल वारंट एनबीडब्ल्यू, हाँ एनबीडब्ल्यू में बट अगर प्रोक्लेम ऑफेंडर के बाद भी वो नहीं आ रहा है तो ये प्रोसीडिंग यहीं पे स्टे हो जाती है, ये भी बता दो। यहीं पे ही रुक जाती है, जब वो अपेयर करते हैं पर तब अगर स्टार्ट अगर करते हैं। जैसे ये तब रुक जाती है जब जो पार्टी है उसको उसके नहीं पता उसके ठिकानों का। अगर उसको पता है ठिकानों का तो फिर वो ये कहेगी भैया ये इसका घर है, तो वो जो भी प्रॉपर्टीज उसको पता है उसको अटैच कर लेंगे अपने पास, तब फिर वो उसको बेच के देंगे। as per CRPC, it is a summon case, and a summon case can be decided by the magistrate even without the appearance of बिल्कुल सही बात, accused. बिल्कुल सही। ये हो तो रहा है, होता है। ये तो वही है, अभी सर ने कहा ना कि वहाँ पर तो वही बता रहे हैं। नहीं वो तब बता रहा है जब आपको पता ही नहीं है कि उसके कौन से ठिकाने Property, क्या चीजें नहीं अच्छा पता उसकी है, प्रॉपर्टी, हाँ है ना। जब आपको नहीं पता तो फिर आप कहाँ से लेके आओगे? जी उसको पीओ डिक्लेयर करने के बाद आपको रोकना ही पड़ेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। समन हो गया, वो पर्सन अपीयर हो गया। अब अक्यूज
अक्यूज अपीयर हो गया तो वो क्या करेगा, अपीयर होगा, अगर उसका बेलेबल वारंट हुआ है तो बेल कराएगा, नॉन बेलेबल वारंट हुआ है तो उसको कैंसिल करवाएगा और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। आगे प्रोसीड होता है फ्रेमिंग ऑफ नोटिस। नहीं, अपीयर अगर अक्यूज्ड अपीयर हो गया तो उसके बाद उसे बेल लेनी पड़ती है। हाँ तो बोल तो दिया, बट वो बेलेबल वारंट वाला बात नहीं है, उसको लेनी ही लेनी है एट एनी कॉस्ट। लो भैया लेनी है एट एनी कॉस्ट, बेल तो लेनी ही लेनी है। वो तो उसी वक्त हो जाता है, हाँ वारंट ठीक है, वो उसी इशू वक्त दे हो गई। जाता है, वो जैसे ही अपीयर होता है उसी दिन हो जाता है। फिर फ्रेमिंग ऑफ नोटिस होता है। इसमें जो ये बेल लेता है इसमें श्योरिटी का Surety जाती है, वो amount अमाउंट क्या रहता रहता है ट्वाइस, नहीं, वो कोर्ट के ऊपर वो डिपेंड court करता depend है। वो वही डिसाइड। और जैसे मेरी जो अमाउंट है चेक की उससे कुछ वेरी नहीं करता, यूजुअली नहीं करता। 20% होता है, ठीक है। कम अमाउंट का। हाँ यूजुअली 20% होता है, उसके कम मतलब मैक्सिमम है 20%, तो उससे कम 1 लाख है तो 20,000 की श्योरिटी। 20 लाख, हाँ, मैक्सिमम है 20,000। 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ नोटिस होता है। फ्रेमिंग ऑफ नोटिस इज लाइक फ्रेमिंग ऑफ इशू, मतलब आपकी गिल्टी हो नहीं हो, डू यू प्लीड गिल्टी और प्लीड नॉट गिल्टी, वो वाला चीज होता है फ्रेमिंग ऑफ नोटिस। जब नोटिस फ्रेम हो जाता है, आजकल ये ऑनलाइन भी हो जाता है, ठीक है। हमारे स्कूल के केस में उसके मदर फादर नहीं आ सकते हैं तो दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि उनके एब्सेंस में हो जाए नोटिस फ्रेम, मतलब थ्रू हिम और थ्रू वी बीइंग द काउंसिल्स। बट जो कोर्ट है वो मान नहीं रही है, पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है कि आपको एग्जेम्पशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिल सकती है, उसमें कोई ये नहीं लगा कि फ्रेमिंग ऑफ नोटिस के बाद होगी, पर द डिस्क्रिशन इज अपॉन द कोर्ट, इसलिए कोर्ट एडमेंट है कि आप लेके आओ, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं लाना पड़े क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। नोटिस फ्रेम हो गया, उसके बाद क्या होता है? मैम उसमें हम कंसर्न पीएस से रिक्वेस्ट करके उनकी वेरिफिकेशन भी तो हम करवा सकते हैं, जैसे कि ये जब केस हो रहा होता है और जब तेरे को खड़े होने को बोलते हैं तब क्यों नहीं बोलता है? क्या करा सकते हैं? बाद में करा याद सकते आया, हैं, करा सकते हैं। बाद में याद आया। हाँ बताओ, क्या नोटिस फ्रेम हो गया उसके बाद क्या होगा? नोटिस फ्रेम होने के बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कंप्लेनेंट। नोटिस फ्रेम हो गया, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये तो प्री समनिंग एविडेंस था, ये पोस्ट समनिंग एविडेंस है, ट्रायल जिस पोर्शन पे चलता है। इसमें जो अक्यूज्ड है ही विल क्रॉस एग्जामिन द कंप्लेनेंट, ठीक है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जब करी, वो उससे सवाल जवाब किया, उसमें निकल के आया कि अक्यूज जो है ही हैज सम डिफेंस, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि वो समरी केस है, यहाँ आके केस खत्म हो जाता है, इसके केस में यहाँ पे फिर ऑर्डर हो जाता है आर्ग्यूमेंट्स के बाद, ऑर्डर हो जाता है, फिर उसके बाद वो प्रोसीड करता है फॉर सेंटेंसिंग, ठीक है। पर अगर कहीं पे भी अक्यूज को ये लगता है कि हाँ मेरे पास कोई डिफेंस है, तो वो एक एप्लीकेशन लगाता है। ये एप्लीकेशन लगाता है कि मेरे पास डिफेंस है और मुझे चांस दिया जाए टू प्रोड्यूस एविडेंस टू डिफेंड माय केस, ठीक है। इसका प्रोसेस ये रहेगा, ये एप्लीकेशन लगाएगा, अपोजिट पार्टी उसका रिप्लाई देगी, उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर ये हुआ कि उसके पास कोई डिफेंस नहीं है वैलिड, तो वो ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं डिग्री हो जाए, तो वो जजमेंट पास हो जाएगी। अगर वो कहते हैं कि हाँ यू हैव सम डिफेंस, प्रिलिमिनरी लगता है कि यू शुड बी गिवन अ चांस टू कंडक्ट ट्रायल, तो फिर वो जो ये समरी ट्रायल है इट विल कन्वर्ट इनटू समन्स ट्रायल, ठीक है। समन्स केस की तरह चलेगा, मतलब जो नॉर्मली क्रिमिनल केस होता है, आपको पूरा ट्रायल लीड करोगे, 6 महीने में खत्म। अगर डिफेंस, अगर ये 313 अलाउ हो जाती है, अलाउ हो जाती है तो 313 अलाउ होते ही दिस विल कन्वर्ट इनटू अ समन्स ट्रायल।
फिर उसके बाद क्या होगा, ये अपना ये लाएगा एविडेंस, अपना एविडेंस लाएगा अक्यूज्ड, फिर अक्यूज्ड को क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लेनेंट, फिर उसके बाद अगर वो चाहता है कि आगे और भी कुछ किसी को करना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद और कुछ निकल के आया तो कंप्लेनेंट को फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है, वो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद हो जाएगी सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग के ऊपर मतलब ऑर्डर, मतलब वो सेंटेंसिंग पे चला जाएगा, पहले जजमेंट होता है फिर उसके बाद सेंटेंसिंग होती है। जजमेंट ये होता है कि वो अक्यूज पर्सन गिल्टी है या नहीं है, और जब वो गिल्टी पाया जाता है तो उसके बाद उसको सेंटेंस सुनाई जाती है कि क्या उसकी सेंटेंस है। और सेंटेंस का क्या वॉल्यूम मतलब कितना होता है? 2 साल के तो तुमने सेंटेंसिंग के में काट दिया तो सेंटेंसिंग जो होती है, जो पनिशमेंट है, in case of summons trial, it is 2 years up to 2 years of imprisonment, ठीक है, मतलब 2 साल तक की imprisonment हो सकती है। और फाइन, ये 3 पनिशमेंट हो सकती है अगर ये समन्स ट्रायल है। ये एंड है कि और है? एंड और एंड और इम्प्रिजनमेंट तो होगी ही होगी, आपको ऐसा नहीं है कि नहीं। फाइन भी हो गई हो, ठीक है, ये कंपेंसेशन जो है वो उसका डिफरेंस ये है कि कंपेंसेशन वो होता है कि आपको मेंटल हरासमेंट हुआ, आपने जो ये केस करने के पैसे हुए हैं वो सब कुछ वो कंपेंसेशन में आ जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट वेदर इट गिव्स इट और नॉट। लिटिगेशन पर ये दोनों, हाँ, ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। अब अगर ये समरी ट्रायल है तो उसमें चलेगा 1 साल का, ठीक है, और फाइन जो है वो 50,000 तक हो सकता है प्लस कॉस्ट ऑफ चेक और फिर कंपनसेशन। ये डिफरेंस है, ठीक है। समन और समरी में क्या फर्क है? समरी मैंने बताया ना, सेक्शन 313 तक अगर आता है तो समन्स केस होता है। मतलब अक्यूज्ड आया, उसने अपना डिफेंस लिया, कोर्ट को लगा कि डिफेंस इज नॉट वैलिड, उसने अक्यूज्ड ने एग्जामिनेशन करी कंप्लेनेंट की, उसमें कुछ नहीं निकल के आया, इट इज प्रूव्ड दैट ही हैज अ लायबिलिटी, तो वो समरी ट्रायल हो गया, 6 महीने में उसी पॉइंट पे खत्म हो गया, उसका एविडेंस नहीं लिया गया ऑन रिकॉर्ड। समन्स ये होता है कि कोर्ट ने ये कहा कि हाँ तुम्हारे पास कोई डिफेंस है, प्रिलिमिनरली हमको ऐसा लगता है, तो फिर जब वो पूरा ट्रायल कंडक्ट होगा, उसका भी एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर जजमेंट होगा, वो समन्स केस हो गया, जैसा यूजुअली क्रिमिनल केस चलता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें जैसे कि मैंने बोला कि पार्टनर हो सकता है किसी फर्म का, तो उसकी क्या लायबिलिटी रहती है? पार्टनर की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, अनलेस ही प्रूव्स दैट एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द चेक उसका कोई नॉलेज नहीं थी, या उसने अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बावजूद वो ये नहीं पता कर सकता था कि ये जो चेक है वो इशू हुआ है और वो गलत इशू हुआ है, या एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ चेक गलत इशू हुआ ऐसा यूजुअली नहीं होता, पर अगर वो चेक इशू किया गया तो वो अपनी ड्यू डिलिजेंस से ये नहीं पता कर सकता था कि ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है। साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, वो लोग नहीं डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उन लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा, दोनों से अपॉन देम।
इन केस ऑफ अ कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, अगर लीगल नोटिस में ये नहीं लिखा कि ये वाला डायरेक्टर जो है, जो आपने नोटिस में दिया है, उसके ऊपर क्या स्पेसिफिक गवर्नमेंट है कि भाई वो किस तरीके से इन्वॉल्व था, तो फिर उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनेगी। पर जिसने चेक इशू किया है उसकी लाइबिलिटी हमेशा रहेगी। और डायरेक्टर के अलावा जैसे कोई सीएफओ या अकाउंट्स का वो भी अगर उसने आपने उनकी लाइबिलिटी लिखी है तो वो लगेंगे, वाइकेरियस लाइबिलिटी जो होती है। और फिर वही डायरेक्टर के पास ऑप्शन है, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, या मैं डे टू डे फंक्शनिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता था, या मैं अगर पार्टिसिपेट करता भी था तो ये विदाउट माई नॉलेज हुआ, तो फिर उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब कंपनी CIRP में चली गई। उस दिन संचिता मैम ने जो क्लास ली थी उसमें ये बोला था मॉरेटोरियम पीरियड आता है, सेक्शन 14 है IBC का, तो वो मॉरेटोरियम में सारे केसेस सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, पर क्रिमिनल केस नहीं होते हैं। क्रिमिनल केस एज अगेंस्ट द कंपनी हो जाते हैं, इंक्लूडिंग 138 केस, मतलब वो कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीड नहीं करेंगे। बट इन अ क्रिमिनल केस डायरेक्टर एंड एवरीबडी इन्वॉल्व इज वाइकेरियसली लायबल, तो वो उनके ऊपर केसेस चलते रहेंगे इन देयर वाइकेरियस कैपेसिटी, बिकॉज उनके टाइम पे ऑफेंस कमिट हुआ है, तो दे हैड नॉलेज। अब अगर रिकवरी सूट है तो उसमें तो वो कंपनी ही लायबल बनती है, क्योंकि पार्टीज वो लायबल नहीं होती जो भी उनमें इन्वॉल्व होती है। पर अगर वो क्रिमिनल केस है तो क्राइम कंपनी तो नहीं कर सकती, कोई ना कोई पर्सन ने किया होगा क्राइम, है ना, तो वो पर्सन हमेशा लायबल रहेगा। अब जैसे एक कोई केस था, उसके अंदर ये था कि व्हेन द अक्यूज्ड इश्यूज अ चेक ड्रॉन ऑन अकाउंट विच इज ऑलरेडी क्लोज्ड, तो वो मालाफाइड इंटेंशन उससे पता चल रही है, तो 138 का केस साथ साथ में उसके क्रिमिनल केस दूसरा भी चलेगा, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे केसेस होते हैं, तो ये वो एग्जाम्पल था। अब अगर जैसे छोटी छोटी चीजें, इसमें टेक्निकलिटीज बहुत होती है, कि अगर आपने 15 दिन नहीं वेट किया बिफोर अपनी कंप्लेंट फाइल करने के, तो वो मेंटेनेबल नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, नोटिस में भी कोई डिफॉल्ट है, तो आपका केस मेंटेनेबल नहीं होगा। अगर आपका चेक जो है वो चेक डिसऑनर हुए 31 दिन हो गए थे इसके, तो भी वो नहीं माना जाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर टाइमलाइन एंड प्रॉपर प्रोसेस, नहीं तो आपका केस हर पॉइंट पे उड़ने के चांस रहते हैं। अब हमारे केस में ऐसा हुआ है कि सेटलमेंट हो गया, जेसी वर्ल्ड का केस है, ठीक है, सेटलमेंट हो गया, हमने कुछ पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद हमारी कंपनी चली गई CIRP में, ठीक है। अब हमारे पास पैसे हैं नहीं देने के लिए, क्रिमिनल कंप्लेंट चली रही है, वो 138 की कंप्लेंट चल रही है अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। तो उस केस में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आपका एक सेटलमेंट अराइव होता है और उसके सेटलमेंट के तहत आप कोई पेमेंट करते हो, वो केस में क्या हुआ था कि उन्होंने चेक इशू किए सेटलमेंट के बेसिस पे, वो चेक बाउंस हो गया, तो अब इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू ऑफेंस, वो पुराना ऑफेंस खत्म हो जाएगा, अब आपका न्यू ऑफेंस चलेगा। तो जो नई लायबिलिटी है वो आपके नए जो प्रोसेस होगा उसके हिसाब से चलेगा, वो आप पुराने केस के थ्रू नहीं उसको रिवाइव कर सकते हो, यू विल हैव टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश केस। हमारे केस में हम लोगों ने पेमेंट कर दी, उसके बाद कंपनी CIRP में चली गई तो पेमेंट नहीं कर पाए, तो हम लोग ये कह रहे हैं कोर्ट में कि अब ये केस बनता ही नहीं है 138 का, क्योंकि हम लोगों का सेटलमेंट है, प्रॉपर सेटलमेंट डीड है। सो अगर कोई उनको, अगर हम लोग पेमेंट नहीं करवा रहे हैं तो रिकवरी सूट फाइल करें और IRP के पास जाएं, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो इस केस में अभी हम लोगों ने इसको पूरा नहीं किया है, बट हम लोग इसमें वहां पे जाएंगे क्वॉशिंग में, क्योंकि आप क्रिमिनल कंप्लेंट्स ऐसे खुद से खत्म नहीं कर सकते, या तो पूरा ट्रायल कंडक्ट होना होता है या फिर आप क्वॉशिंग में जाते हो हाई कोर्ट में, तो हम लोग क्वॉशिंग फाइल करेंगे और उसके बाद फिर वो प्रोसीड होगा जैसे भी होगा। तो इसके अंदर मतलब बेसिकली अगर आप सेटलमेंट में चले जाते हो तो उसको प्रॉपर रिटर्न में ले लो, ठीक है, एंड इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज मिलकर उसको खत्म करवा सकती हैं। अब सिक्योरिटी चेक जो है अगर वो बाउंस करा दे कोई, डज इट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138? एक कह रहा है ना, एक कह रहा है हाँ, करेगा भाई, वो डिबेट। तू will बता it- हाउ नो, तो क्यों It has been given as a security, not as a payment for the debt.
इंडिया में 80% केस सिक्योरिटी के चेक चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं अगर वो नहीं लायबल है तो? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है दैट एट द टाइम ऑफ द इशुएंस ऑफ चेक इफ देयर वाज अ लीगली ओड डेट तो वो सिक्योरिटी डेट भी चलेगा, सिक्योरिटी चेक भी चलेगा, सॉरी। अगर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक मैंने चेक दिया, मैंने दिया कि लोन लेने के बेसिस पे, पर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ द चेक मेरा वो नहीं था, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, मैंने कर दिया कि ठीक है आप 10 महीने बाद मेरे को चेक पैसे दे देना, ठीक है ना, तो वो लीगली ओड डेट नहीं होगा। सो यू हैव टू सी वेदर डेट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। अगर आप एग्रीमेंट में भी एंटर हो गए हो ना कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ चाहे पैसे डिसबर्स नहीं हुए, इट मीन्स दैट यू हैव अ लीगली ओड डेट। इसीलिए वो लोग जब आपको बैंक वाले जब आपको पैसे देते हैं तो आपसे पहले ही साइन करवा लेते हैं, फिर आपसे चेक लेते हैं। ये यूजुअली प्रॉब्लम जो आती है वो लेंडिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए आती है। और वो 138 का क्लॉज भी डालते हैं उसमें। हिमांशु पेपर पे भी तो सिक्योरिटी चेक हुआ है। सिक्योरिटी चेक इधर तो पढ़ा ही नहीं ना भाई ने। अब एक चीज और होती है, हमारा 10,000 रुपए का अमाउंट बनता है लोन का, मतलब जो लाइबिलिटी है, ठीक है, हम लोगों ने 20,000 का चेक दे दिया, उन्होंने 20,000 का चेक बाउंस करा दिया। सो विल इट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138? नो। व्हाई एंड व्हाई नॉट? लाइबिलिटी से मतलब जो हमारी लाइबिलिटी है 10,000 की, उससे ऊपर का जो चेक इशू कर रहे हैं तो वी कैन से कि इट विल अट्रैक्ट 138, कि अगर वो बाउंस हो जाता है तो हमारी तो लाइबिलिटी 10,000 की है तो 20,000 का क्या मतलब है? लीगली और डेट नहीं है 10,000, हमारा सिर्फ 10,000 की हमारी लाइबिलिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हो सकता है। अब मैंने 20,000 का चेक दिया क्योंकि मेरी 20,000 की लाइबिलिटी बनती थी, वो चेक डिपॉजिट कराने से पहले मैंने 10,000 रुपए पेमेंट कर दिए, उसने फिर भी 20,000 रुपए डिपॉजिट 20,000 का चेक डिपॉजिट करा दिया, तो उससे 138 का केस नहीं बनेगा। ही विल, इट इज हिज लाइबिलिटी टू गेट इट एंडोर्स्ड दैट वो 10,000 रुपए पेमेंट हो गए हैं तो 10,000 रुपए का ही मेरे पास चेक हो, उसमें एंडोर्समेंट हो जाता है। तो वो एंडोर्स नहीं करवाया तो वो अब लाइबिलिटी हमारी नहीं बनेगी क्योंकि उसने फॉल्स 138 का केस डाला है। इट इज नॉट टेनेबल, इट इज अनटेनेबल इन लॉ और वो 138 का केस नहीं चलेगा। दूसरा, आपने डेट फिल इन कर दी, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, पहले चलता था कि डेट फिल इन करिए आप उससे चल जाता था, पर अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एवरी डिटेल हैज टू बी फिल्ड बाय द ड्रॉअर और विद द कंसेंट ऑफ द ड्रॉअर। अगर आपने उसमें डेट नहीं लिखी है, ड्रॉअर ने जो चेक दिया उसमें डेट नहीं लिखी है, तो विदाउट हिज रिटन कंसेंट आप उसमें डेट नहीं लिख सकते हो। अगर आपने लिख के डिपॉजिट करा दी, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। आपके पास उसकी रिटन अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं ये डेट लिख रहा हूँ उसमें एंड आई एम गिविंग यू परमिशन टू राइट इट, तभी आप कर सकते हैं। बट ऑन द रिटन नो, ऑन द रिटन पीडीसी के केस में भी होगा। पीडीसी भी तो PDC आप तो already होता ही date डेट लिखे अगर हुए हम हैं। डेट लिख के नहीं दे रहे और चेक दे तो वही हुआ फिर उसमें, वही उसी के लिए पीडीसी नहीं हुआ ना फिर वो। पीडीसी का मतलब है ऑलरेडी PDC में आपने तो डेट डेट Already पड़ी date रहती है। अनडेटेड चेक है तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी उसमें इधर उधर नहीं कर सकते, आप चेक में हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक कि उस पर्सन ने लगा। पीछे अपना बस आप अपना अकाउंट नंबर लिख सकते हो और डिपॉजिट करा सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ भी डिसफिगरमेंट करनी है आप विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द ड्रॉअर नहीं कर सकते। अब हमारे एक केस में ये हुआ था कि अपोजिट पार्टी ने ये बोला, जो कंप्लेनेंट था इस केस में, उसने ये कहा कि मैंने कैश लोन लिया, नहीं कैश लोन दिया और उसके डिस्चार्ज में इन्होंने ये पैसे ये चेक इशू किया, ठीक है। उसके पास अब क्या ये वाला केस चलेगा? इसमें दो चीजें हैं, अगर आपने कैश लोन दिया है और उसका आपके पास प्रूफ है, 138 केस इज मेंटेनेबल। आपने कैश लोन दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं है तो इट इज नॉट मेंटेनेबल। अगर आपका 138 आप शायद 20,000 तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 20,000 से ऊपर किया तो हम लोग ये डिफेंस नहीं ले सकते कि 20,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन है इसलिए वो इनवैलिड है। वो इनवैलिड नहीं है, उसकी अपनी सेपरेट टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, जो भी होना होगा हो जाएगा, पर आपका जो 138 का केस होगा वो वैलिड होगा। आपके पास चाहे आई विटनेस, रिलायबल आई विटनेस, तो आप उसको कैश ट्रांजैक्शन वैलिड है,
उसकी जो टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो अलग चलेंगी, वो तो अलग, उसके ऊपर समन्स आएंगे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ठीक है। अब वो ये कहता है कि मेरे पास मैंने कैश दिया, ठीक है, कैश लोन दिया, अब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई क्योंकि चेक तो आपके ऊपर है, तो आप कैसे उसको रिवर्ट करोगे? एक तो आप ये बोलोगे कि इसने कैश लोन दिया है पर इसका कोई आपने प्रूफ नहीं दिया, इसकी डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, इसके पास इतनी इनकम नहीं है जितना कि वो कैश दे रहा है, ठीक है ना। अब वो उसके लिए कहेगा कि मैंने लोन लिया, प्रूफ दिखाओ। जहां पे कहीं पे भी कोई प्रूफ नहीं है कैश का तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे। कहीं पे कोई प्रूफ आ गया, वो ये कह दे कि मैंने इस पर्सन से लोन लिया, अब वो अकाउंट ट्रांसफर है, तो फिर आपको फिर दिखानी पड़ेगी आपकी लायबिलिटी, देन द ओनरशिप ऑन यू। तो ये इस तरीके से चलते हैं केसेस 138 के। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर चीज, हर दिन कोर्ट एक नया जजमेंट निकाल के लेके आता है 138 केस में, पर अभी तक जितना हम लोगों ने हैंडल किया है वो सारी नॉलेज नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से चलते हैं, पर कुछ उसमें निटिग्रिटीज होती है, जैसे कि ये चेक का डेट फिल करने का आ गया, आपका ये आ गया कि कैश ट्रांजैक्शन था, ठीक है। तो ये सब निटिग्रिटीज होती हैं जो कि आपकी होती हैं। अगर आप सारा कुछ अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ईदर यू आर अ कंप्लेनेंट और यू आर एन अक्यूज्ड, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन की बहुत वैल्यू होती है, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जस्ट एनी डॉक्यूमेंट्स, सब में प्रॉपर, अगर आपका कोई एग्रीमेंट है तो प्रॉपरली नोटराइज होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर, अगर नोटरी नहीं करवा रहे हो तो 2 विटनेस होने चाहिए सही तरीके से, एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप नोटरी करा लो। जैसे हमारे केसेस में नोटरी नहीं हुई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंडेटरी लेकिन अननेसेसरी। हाँ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ एडवाइजेबल सो दैट इट इज़ ईजियर टू प्रूव, ठीक है। नोटराइज मतलब कि प्रॉपर एक नोटरी के पास गए हो आप, ये कह रहे कि देखो ये हम लोग आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिकेट साइन कर रहे हैं हम दोनों सामने सामने, वी हैव एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट। तो कोई क्वेश्चन? 138 तो फेयरली सिंपल है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो तो आर्ग्यूमेंट्स के टाइम आते हैं, जो आते हैं जो हम लोग करते हैं। जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो इतना कुछ टफ नहीं है, बस उसमें वो 4 चीज़ें याद रखनी है कि लीगली ओड डेट है, और आपने आपका डिसऑनर चेक के 30 डेज में आपने नोटिस भेज दिया, 15 दिन का टाइम दे दिया, 15 दिन बाद पेमेंट नहीं किया तो आपने 30 दिन में कंप्लेंट फाइल कर दी। ये चीज़ें आपको देखनी होती है, वो तो कोई भी कर सकता है। लीगल नोटिस लॉयर का ही जाएगा तो तुम लोगों का तो कोई काम है नहीं। इसको बंद करके बोला आप लोगों को।